छत्तीसगढ़ के बाद अब रुख करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां कांग्रेस पराजय की पीड़ा को सहन कर रही है। तो 15 वर्ष के लंबे इंतजार के बाद साल 2018 में मध्य प्रदेश की सत्ता में वापसी करने वाली कांग्रेस आज फिर खामोश है। और इस खामोशी की बड़ी वजह 7 महीने पहले सत्ता गंवाने के बाद अब बीजेपी से उपचुनाव में मिली करारी शिकस्त है। इस हार ने कांग्रेस को जोरकर झटका दिया है। हालांकि पीसीसी चीफ और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि उपचुनाव के नतीजों से किसी को भी हताश या निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कांग्रेस फिर लड़ेगी और जीतेगी। लेकिन ऐसा होगा कैसे? आखिर 3 साल में कांग्रेस ऐसा क्या करेगी जिससे जनता का उसमें विश्वास बढ़ जाए? वहीं कमलनाथ के उस बयान के क्या मायने हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि वो मध्य प्रदेश छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले? चलिए इसे लेकर चर्चा शुरू करें। उसके पहले एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश कांग्रेस की ओर से किए गए ये वो ट्वीट हैं जिसे लेकर एक नहीं बल्कि कई सवाल उठ रहे हैं। दरअसल इन ट्वीट्स में पीसीसी चीफ कमलनाथ की ओर से कहा गया है कि वो मध्य प्रदेश छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले। जो कहते हैं कि कमलनाथ प्रदेश छोड़कर चले जाएंगे, वो ये सुन लें कि कमलनाथ जीवन पर्यंत प्रदेश में ही रहकर कांग्रेस जनों के साथ प्रदेशवासियों की सेवा करते रहेंगे। आखिरी लाइन में ये भी लिखा है कि हम फिर लड़ेंगे और जीतेंगे, लेकिन सवाल वही है कि कैसे? क्योंकि जब कांग्रेस की बनी बनाई सरकार एक झटके में गिर गई, 28 सीटों पर जो उपचुनाव हुए उसमें सिर्फ 9 सीट पर सफलता मिली। ये इस बात को बयां कर रहा है कि जनता का कांग्रेस पर से विश्वास कम हो रहा है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी फिर जल्द उठकर कैसे खड़ी होगी? वहीं सबके बीच कमलनाथ का ये कहना कि वे प्रदेश छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले, आखिर इस बयान के असल मायने क्या है? क्या कमलनाथ बेटे नकुलनाथ को प्रदेश की राजनीति में स्थापित करने के लिए मध्य प्रदेश छोड़कर नहीं जाना चाहते, या उनके एमपी में बने रहने की वजह कोई और है? वैसे बुधवार को कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बाद पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने कहा है कि पीसीसी चीफ कमलनाथ का सपना मध्य प्रदेश को समृद्ध बनाना है, जिसे वो पूरा करके ही रहेंगे। इधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि कमलनाथ को जो करना है करे, मैदान में आए, बीजेपी अपना काम करेगी, वो अपना काम करे। समृद्ध मध्य प्रदेश की परिकल्पना में पूर्ण नहीं हो जाता तब तक कांग्रेस जन का एक एक छोटे से छोटा कार्यकर्ता के साथ मिलकर कमलनाथ जी मध्य प्रदेश में पूरी ताकत से जो उनका भाव सत्ता में रह के मध्य प्रदेश के लिए था, वो विपक्ष में रह के भी रहेगा। मध्य प्रदेश में जो करना है वो करें ना, मैदान में आए, पता लगेगा। कोई कुछ नहीं है, भारतीय जनता पार्टी अपना काम करे, वो अपना काम करे, अपना काम। बहरहाल कमलनाथ के प्रदेश छोड़कर नहीं जाने वाले बयान के असल मायने क्या है, ये तो सिर्फ वही जानते होंगे। लेकिन पार्टी के प्रदेश में फिलहाल जो स्थिति है उसे देखकर यही लग रहा है कि कांग्रेस के मिशन 2023 की राह बिल्कुल भी आसान नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो पराजय की पीड़ा आज के इस मुद्दे पर बात करने के हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में कांग्रेस प्रवक्ता अब्बास हफीज जी हैं, आपका स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक रमेश शर्मा जी हैं, आपका स्वागत है। एक बार फिर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के महोत्तरी जी हैं, आपका भी स्वागत है। शर्मा जी, पहले आपसे ही एक छोटा सवाल, जो कमलनाथ जी ने ये ट्वीट किया है, ये कहा है कि हम मध्य प्रदेश छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले हैं, इसके क्या मायने हो सकते हैं? ऐसा क्यों? आप मध्य प्रदेश के मुखिया रहे हैं, ये कहने की क्या जरूरत है? इसके तो कोई बहुत ज्यादा मायने नहीं हो सकते। उसका कारण है कि कमलनाथ जी 1980 में मध्य प्रदेश आए थे जी, और तब से वो बराबर 40 वर्ष हो गए वो मध्य प्रदेश में ही हैं जी। और तो हो सकता है कि कांग्रेस के भीतर कुछ लोग इस चुनाव परिणाम को लेकर के उनके खिलाफ अभियान चला रहे होंगे, और ऐसा अभियान उनके खिलाफ पहली बार नहीं चला है। जब वो मुख्यमंत्री थे तब भी इस बात का चला था कि वो प्रदेश अध्यक्ष किसी और को बना दें, तो लेकिन अब वो हाईकमान और उनका ऐसा ट्यूनिंग थी कि वो किसी को नहीं बदला। तो इसी तरीके से बहुत संभव है, कुछ मीडिया के लोगों ने भी कहा कि चूंकि इतनी बड़ी हार है, 27 सीटें थी, 18 उनके हाथ से चली गई, 9 ही बची हैं, तो लोगों ने चलाया होगा। तो उनके समर्थकों को और कांग्रेस के आम कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस में 2 तरह का कार्यकर्ता है। एक तो एक आम कार्यकर्ता है जो पार्टी से जुड़ा हुआ है, और दूसरा कार्यकर्ता वो है जो कांग्रेस में जो छत्रप हैं उनका समर्थक है। तो मोटे तौर पर कमलनाथ जी ने ये कहकर के कांग्रेस के आम कार्यकर्ता को
और उनके अपने समर्थकों को ये संदेश दिया है कि बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं यहीं रहूंगा, कॉन्फिडेंस अपना लूज मत करिए, हार गए वो ठीक है, अब आगे काम करिए। उनका संदेश यही होगा। जी और मोदी जी आपसे भी, क्या नकुलनाथ जी को आप पूरी तरह से स्थापित करना चाह रहे हैं? देखिए आप लोकसभा सदस्य नकुलनाथ जी हैं छिंदवाड़ा में। आप जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे तो आपने देखा भी कि छिंदवाड़ा में जितनी योजनाएं गई हैं वो शायद दूसरे संभागों में या शहरों में नहीं गई। ऐसी स्थिति में जो उन्होंने कहा है कि भाई यहाँ का अगर हम दिल्ली चले गए, जैसा एक सुगुपा चलता था कि कमलनाथ जी अब दिल्ली चले जाएंगे, दिल्ली रहेंगे, उनको मध्य प्रदेश जब 6 महीने पहले तो आए थे और मुख्यमंत्री बन गए, तो क्या नकुलनाथ जी को संबल देने के लिए उन्होंने ये बयान दिया है यहाँ रहेंगे? देखिए अब कमलनाथ जी राजनीति और उम्र दोनों के जिस पड़ाव में है, तो वाकई कुछ लोगों का ये मानना है कि नकुलनाथ जी को उनको एक तो मध्य प्रदेश में स्थापित करना है, विशेषकर छिंदवाड़ा में जी, क्योंकि छिंदवाड़ा ऐसी भूमि है जहां पिछले 40 सालों से कमलनाथ जी जो है वो जीतते आए हैं और अब उनकी विरासत जो है, बार हारे भी हैं। हाँ, वो पटवा जी एक बार बाई इलेक्शन में उनको हराया था, लेकिन अब उनका जो चुनौती यही है कि नकुलनाथ जी को अपनी जगह पर वो प्रस्थापित करे। और कहा जाता रहा जब तक कांग्रेस में थे ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनके बारे में कहा जाता रहा कि वो गुना से आगे कहीं नहीं बढ़े, ग्वालियर गुना से आगे नहीं बढ़े और वहीं तक सीमित रहे। और इसी तरह कमलनाथ जी के बारे में भी कहा जाता रहा कि वो छिंदवाड़ा से आगे कभी नहीं आगे बढ़े। तो चूंकि वो वहां तक सीमित रहे और अधिकतर दिल्ली रहे, दिल्ली में उनका प्रभाव ज्यादा रहता था बनिस्बत मध्य प्रदेश में घूमने के, इसलिए ये कयास लगाए जाने लगे कि अब जब उपचुनाव कांग्रेस हार गई है और सरकार नहीं बन पाई है कांग्रेस की दोबारा फिर से, तो ये कयास लगाने लगे थे लोग, खासकर मीडिया में भी, कि अब वो दिल्ली का रुख करेंगे और दिल्ली ही ज्यादा रहेंगे मध्य प्रदेश के बजाय। तो इसलिए ये धूल साफ करने के लिए उनको ये कहना पड़ा कि मैं अब मध्य प्रदेश में ही रहूंगा और मध्य प्रदेश में ही काम करूंगा। और यही इसी लाइन को जीतू पटवारी ने भी आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा जब तक समृद्ध मध्य प्रदेश का हमारा जो सपना है कांग्रेस का, उनका अपनी जो नीति का जो सपना है, उसको जब तक वो पूरा नहीं कर लेंगे तब तक कमलनाथ जी यहाँ मध्य प्रदेश की जमीन छोड़ने वाले नहीं हैं। तो ये एक अच्छा संकेत है कांग्रेस के लिए भी और कमलनाथ जी के लिए भी। अब्बास जी, कमलनाथ जी का बयान और जिस तरह से उन्होंने कहा है ये सिद्ध कर दिया कि लोग जो कयास लगा रहे थे कि पीसीसी चीफ कोई और बनेगा, नेता प्रतिपक्ष कोई और बनेगा, तो कमलनाथ जी ने कह दिया नहीं, मैं पीसीसी चीफ भी रहूंगा, नेता प्रतिपक्ष भी रहूंगा। देखिए अब्बास जी, जो अग्निहोत्री जी ने कहा, मैं उसके अंदर एक और बात जोड़ना चाहता हूं। इन्होंने कहा कांग्रेस के लिए भी अच्छा है, कमलनाथ जी के लिए भी अच्छा है उनका यहाँ रहना, इस मध्य प्रदेश के लिए बहुत अच्छा है कमलनाथ जी का यहाँ रहना। मध्य प्रदेश की जनता के न्याय के लिए, जनता की आवाज को आगे ले जाने के लिए कमलनाथ जी की जो यहाँ पर रहना है वो बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है, क्योंकि जो हमने योजनाएं चलाई थी कमलनाथ जी के नेतृत्व में, आज पूरा जो रोड मैप मध्य प्रदेश का बता रहे थे शिवराज जी, वो ज्यादातर योजनाएं वही थी। शुद्ध के लिए युद्ध जिन्होंने 15 साल में नहीं किया, वो आज शुद्धता की लड़ाई की बात कर रहे थे। ये कितना अच्छा है, इसका श्रेय कमलनाथ जी को जाता है। जब कमलनाथ जी ने, मतलब ये अच्छा है ना कि कमलनाथ जी की योजनाओं को आगे बढ़ा रही शिवराज जी। नहीं, बहुत साधुवाद उनको, क्योंकि उनको ही मालूम है कि कमलनाथ जी को जो लोकप्रियता 15 महीने के अंदर जनता के बीच में मिली इन योजनाओं से, तो उन्होंने देखा कि यार ये तो मेरे सामने बहुत आगे चलेगा इन योजनाओं को लेकर। लेकिन कमलनाथ जी का जो मन था उन योजनाओं के पीछे जनता के फायदे का था। मैं उम्मीद करता हूं शिवराज जी का भी यही जो सोच होगी वो उसके पीछे यही होगी कि जनता को फायदा पहुंचे। नहीं पहुंचेंगे तो कमलनाथ जी के नेतृत्व में पूरी कांग्रेस खड़ी हुई है। ये लोग ये माहौल बनाते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता। लेकिन लोकप्रियता जो 15 महीने की रही है वो जनता ने सिद्ध नहीं की। क्यों सिद्ध नहीं की? एचपी त्रिपाठी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप बहुत पुराने पत्रकार हैं, आप बताएं, हमारा काम पूछना है। मैं आपसे यही कह रहा हूं कि 40% से ऊपर हमारा वोट परसेंट निकल गया चंबल के क्षेत्र में, जहां पर यह कहा जा रहा था कि सिंधिया जी के बिना कांग्रेस खत्म हो जाएगी वहां पर। और वो जो पिछली बार हमारे साथ रह के जीते थे, उनका वोट परसेंटेज कहीं 50% है, कहीं उससे कम है। तो क्या बीजेपी का वोट हमारे पास आ गया है गुस्से के अंदर, या कमलनाथ जी से प्रभावित होकर अगर सिंधिया जी अपना वोट शेयर ले गए? और सिंधिया जी के मेन क्षेत्रों के अंदर जो चंबल का है वहां से 7 सीटें जीतना, बाकी क्षेत्र में से 2 सीटें जीतना, सत्ता हमारे पास नहीं। मान लिया बीजेपी का वोट बैंक आपने ले लिया, लेकिन सीटें आपकी वो ले गए।
अगर सुपड़ा साफ हो जाता हमारी तो ये बात आपकी वाजिब होती, लेकिन हमने जो परफॉर्मेंस दिया हमारी जैसा सरकार चली गई आपकी बना नहीं पाए। बायपोल आपने मध्य प्रदेश के इतिहास में क्या भारत के इतिहास में जब जब देखे हैं, सर हर बायपोल जो है सत्ता पक्ष की तरफ गया, ये हम सब जानते हैं। लेकिन दावे तो आपने पूरे 28 सीट जीतने हमारी अपेक्षाएं थी, हमारा अनुमान था, हम जनता से मिले थे, जनता ने कहा था हमें बिजली के बिल नहीं देने पड़ेंगे, आप आ जाएंगे, हमें बहुत सस्ती बिजली आपने दी, आपका बहुत धन्यवाद। जनता के बीच में कनेक्ट कर गए थे, धांधलियां हुई, हमने सीधे सीधे आरोप लगाए, हमने प्रमाणित करके हमारे प्रत्याशी ने अंदर से आके बाहर कहा कि साहब हमारी आपत्ति नहीं सुन रहा है प्रशासन स्थानीय। इस सबके साथ हमारी लड़ाई थी, जिसके विरोध में पूरी भाजपा किस तरह से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके कमलनाथ जी को हराने में लगी थी। वहां पर जहां पूरी भारतीय जनता पार्टी कहती है कमलनाथ जी घर से बाहर नहीं निकले, अगर घर के अंदर रह के 9 सीटें जीते, घर से बाहर निकलते तो शायद भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाता। भाजपा क्या चाहती है, क्या कहती है, क्या नहीं करती, क्या करती है, ये जनता देख रही है। लेकिन अब्बास जी बिल्कुल आपका कहना सही है 40%, लेकिन कितने मार्जिन से 63,000, 52,000 जो कभी सोचे नहीं थे। 2,000 3,000 से जीते थे बीजेपी में जाके, 53,000, 52,000, 40,000 ये आंकड़े आए हैं। जिनको मंत्री बनाया था उनके आंकड़े ऐसे आना स्वाभाविक है। जिस तरह से ओपीएस भदौरिया जी का बयान आपके टीवी स्क्रीन पर चला था, उनको आंकड़े नहीं मिले होंगे इतने, लेकिन जिस तरह से चला था ऐसे हालात हर क्षेत्र में थे। जो मंत्री बने हुए चुनाव लड़ रहे थे कि इसको बंद करो, उसको बंद करो, इस धारा के अंदर बंद करो, इसको बिठाए रखो। अरे फलाने नाम लूंगा नहीं मैं उन थानेदार महोदय का, क्योंकि अभी शायद वो शो देख रहा हूं तो वो कहेंगे कि आप सरकार तो चले गई और बन गई बीजेपी की, हमारी क्यों बलि ले रहे हो, तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन मुझे याद है उनका नाम भी। हर क्षेत्र में इस तरह से दुरुपयोग जिन्होंने सत्ता का किया हो तो 60,000 तो की कम है, 1 लाख का मार्जिन हो जाता अगर इस तरह से करते। लेकिन 7 वो विधायक, 9 पूरे 9 वो विधायक जो बड़े 7 बल्कि 2 तो वो हमारी सीटें हैं जहां पर हम जो स्वर्गवास हो गया था उनकी उस पर जीते थे। 7 ऐसे विधायकों का करियर खत्म कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। वो जो युवा विधायक जो गए थे कि हाँ भारतीय जनता पार्टी में माननीय श्रीमंत सिंधिया जी के साथ जा रहे हैं, तो ये सारी चीजें वो आकर वाले थे बहुत सारे मध्य प्रदेश, आप भी जानते हैं, जिनके बोल भाषा, जिनकी ऐसा लग रहा था कि जनता से बड़े जो हो गए हैं, राजा महाराजा हो गए, वही हारे हैं। मैं सहमत हूं आपकी इस बात से, लेकिन जनता मध्य प्रदेश की बहुत जागरूक रही, लोकतंत्र को लेकर बहुत चिंतित रही। जनता ने अगर करना होता तो पूरे पूरे बायपोल के अंदर सीटें भाजपा की तरफ चले जाती सत्ता के बिना। हमने जो किया और हमारा मत प्रतिशत जनता ने, आधी जनता ने हमारे साथ दिया है और जनता का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। चलिए अब तो एक पद ही रहने दीजिए ना, नेता प्रतिपक्ष या प्रदेश अध्यक्ष, कभी ऐसा रहा नहीं है दोनों पार्टियों में रहा। पार्टी का आंतरिक विषय रहता है, पार्टी चर्चा करती है, समीक्षा बैठक हुई है, मैं कह रहा हूं पार्टी का आंतरिक विषय है, पार्टी चर्चा करेगी, पार्टी जो उचित समझेगी वो करेगी। जिस तरह से हम चुनावी मैदान में जाना चाहते हैं उस तरह से जाएंगे, जनता के लिए जिस तरह से संघर्ष करना चाहते हैं उस तरह से करेंगे। पद किसके पास रहेगा, क्या रहेगा, कौन कहां किसकी एक्सेप्टेबिलिटी है, ये आने वाले समय में पता चल जाएगा। रमेश जी, आपका लंबा इतिहास है, 40-50 साल का लगभग, कभी ऐसा रहा है कि नेता प्रतिपक्ष भी, मुख्यमंत्री भी, पीसीसी चीफ भी, सब अगर ये मुख्यमंत्री रहते हुए पीसीसी चीफ को और बनाते तो शायद पार्टी की स्थिति और बेहतर होती, ऐसा लगता है कि आपको रमेश? ये बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये पहला अवसर है। ऐसा तो कई बार हुआ है कि पीसीसी चीफ मुख्यमंत्री बन गया और लेकिन उसको महीने 2 महीने में उसका चेंज हुआ है और पीसीसी चीफ कोई दूसरा बना। जैसे दिग्विजय सिंह जी पीसीसी चीफ थे और मुख्यमंत्री बन गए थे 93 में, लेकिन बहुत जल्दी उन्होंने वो पद पीसीसी चीफ का छोड़ा और दूसरा बंदा आया। तो लेकिन ऐसी ये पहला अवसर है कि 15 महीने सरकार रही और पीसीसी चीफ और मुख्यमंत्री वो दोनों एक रहे, और अगर सरकार चली गई तो नेता प्रतिपक्ष और पीसीसी चीफ, ये मैं समझता हूं कांग्रेस के इतिहास में लंबे समय का ये पहला अवसर है। और मैं समझता हूं कि इसमें भी अब कांग्रेस ने क्या सोचा क्या नहीं सोचा, और मुझे बिल्कुल आपने ठीक कहा है कि कांग्रेस को नुकसान इसी एक बात का हुआ। मोटे तौर पर ये कहीं ना कहीं दिल्ली में तो ऐसा हुआ है, प्रधानमंत्री भी वही और कांग्रेस अध्यक्ष भी वही, ये दिल्ली का उदाहरण तो रहा है। इंदिरा जी के समय से ये परंपराएं शुरू हुई, नरसिंह राव जी के समय भी। हाँ, वो तो इंदिरा जी के समय से जो हुई तो फिर वो चली जा रही है। एक आध वक्त अपवाद स्वरूप दाएं बाएं कुछ हुआ, बाकी फिर वो परंपरा इंदिरा जी के समय से शुरू हुई तो वो चली आ रही है। बाकी नेहरू जी के समय भी पार्टी अध्यक्ष कुछ और था और प्रधानमंत्री कोई और था। यहाँ भी अब ये परंपरा आ गई है। अब इसको कांग्रेस को तय करना है कि ये उनका अंदरूनी मामला है, कौन रहे नहीं रहे। लेकिन कांग्रेस को जो नुकसान हुआ है वो इन्हीं 2 बातों से हुआ है। एक तो कहीं ना कहीं उनके पद बहुत सीमित हो गए
और बहुत कम लोग उसके पदाधिकारी रहे, कई पद उनके खाली रह गए। एक तो ये बात रही। दूसरी, कई बार वो नब्ज ही नहीं समझ पाए। जैसे मोटे तौर पर मैंने आपके चैनल पर सबसे पहले ये कहा था कि कमलनाथ जी मैदानी नेता नहीं रहे, वो मास लीडर नहीं रहे। कांग्रेस मास बेस की पार्टी है, तो मास बेस की पार्टी में मास फेस आना चाहिए। तो कमलनाथ जी रणनीतिकार बहुत अच्छे रहे कमरे की। जिस तरीके से उन्होंने अर्जुन सिंह जी को, मैं था उस विधायक दल की बैठक में, घुस गया था कि जैसे उन्होंने ये 1980 की बात है कि कैसे किन परिस्थितियों में उन्होंने अर्जुन सिंह जी को नेता बनाया है, किन परिस्थितियों में 93 में उन्होंने दिग्विजय सिंह जी को नेता बनाया, ये खूबी कमलनाथ जी की रही। तो वो कमरे की राजनीति के, कूटनीति के मास्टर है, मास लीडर नहीं रहे। और वो जो नुकसान कांग्रेस को हुआ वो हमने पूरी 15 महीने की सरकार में भी देखा। उनके अपने मंत्री विधायक कितने सारे नाराज रहे, और उसके बाद भी फिर चूंकि उनकी पब्लिक पकड़ नहीं होने के कारण उन्होंने नारे ऐसे उछाले कि इसको लोगों ने बहुत पसंद नहीं किया। जैसे गद्दार और बिकाऊ, ये इस तरह की चीजें बहुत लोगों ने पसंद नहीं की। कुछ लोगों ने पसंद की होगी, उनके आसपास कुछ लोगों ने पसंद की होगी, लेकिन जनता ने बहुत ज्यादा नकारात्मक बात जनता पसंद नहीं करती। मैं एक उदाहरण, 1 मिनट और आपसे समय ज्यादा ले रहा हूँ। मान लीजिए मैं ही हूँ, मैं प्रतिदिन आपसे ये बात करूं कि अब्बास जी बहुत खराब हैं और अब्बास जी ऐसे हैं। 2-4 बार तो आप सुन लेंगे, 4-5 बार आपको चिढ़ होने लगेगी कि अरे यार ये इनके पास तो एक ही बात है, वो चल दो यहाँ से। व्यक्तिगत जीवन में भी व्यक्ति दूसरे की आलोचना नहीं सुनता, तो आप नकारात्मक नारों से कैसे चुनाव जीत लेंगे? ये जो गलती नकारात्मक नारों की कांग्रेस ने लोकसभा में की थी, वही नकारात्मक नारों की गलती उन्होंने विधानसभा में की है। और उसके कारण उनके अपने कैंप की, मुझे मतलब जौरा जैसी सीट जो उनकी अपनी परंपरागत सीट थी, जो सहानुभूति मिलना चाहिए थी, ऐसी सीट भी वो हार गए। मैं समझता हूँ कांग्रेस को टोटल अपने पदाधिकारियों पर, पुनर्गठन पर विचार करना चाहिए, कार्यशैली पर विचार करना चाहिए। पूरी ओवरहालिंग की जरूरत, निश्चित रूप से मेरी दृष्टि में तो उनको पूरी ओवरहालिंग की जरूरत है इस समय। जैसे एक बार इंदिरा जी ने की थी, इंदिरा जी ने जब 80 में एक अलग करके टोटल उन्होंने ओवरहालिंग की थी। आप कल्पना कर सकते हैं जब उन्होंने बीबी गिरी को जनता मतलब एक आत्मा की आवाज के आधार पर लड़ाया था। मैं उस वक्त नया पत्रकार बना ही था और देश भर में प्रधान, क्योंकि इंदिरा जी को कांग्रेस ने निष्कासित कर दिया था 67-68 के आसपास सिंडिकेट ने। तो उसके बाद उन्होंने आत्मा की आवाज पर बीबी गिरी को लड़ाया और वो देश भर की उन्होंने यात्राएं की। और यात्रा करने के बाद उन्होंने बिल्कुल नई टीम खड़ी की थी, और नई टीम खड़ी करने का ही उनको लाभ 71 के चुनाव में मिला, 72 के चुनाव में मिला। तो कुल मिलाकर के, लेकिन वो वामपंथियों के चक्कर में जो उन्होंने आपातकाल लगाया, इंदिरा जी उस वक्त भी इलाहाबाद हाईकोर्ट के कारण त्यागपत्र देकर के जो चली जाती, जो इंदिरा जी की खुद की इच्छा थी, लेकिन उस वक्त जो वामपंथी सलाहकार उनके ऐसे थे और जिनके कारण चूंकि उन्होंने पूरा रशियन पैटर्न जो लागू किया कि आपातकाल लागू कर दीजिए, उसका नुकसान उनको 77 में हुआ। तो कुल मिलाकर के बाकी जो है वो कांग्रेस को मध्य प्रदेश में 80 में तो पूरी नई ही कांग्रेस बनाई ना उन्होंने, कांग्रेस यूथ से कांग्रेस आई थी। आना चाहिए। आप मुझे बताइए, कोरोना ने और यूथ की साबित कर दी। आप दोनों सीनियर लीडर 78 साल के, 74 साल के, 75 साल के, वानप्रस्थ की उम्र है, वानप्रस्थ की उम्र में सिंहासन पे बैठना चाहते हैं वो और दिग्विजय सिंह दोनों। भाई यूथ को लेकर के आपके कितने बढ़िया यूथ है जी। लेकिन हमारे अब्बास जी यूथ है, लेकिन वो जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया कर रहे हैं। 7 मिल गई, 9 मिल गई, उतने में पसंद है। उनकी तुलना में आप भाजपा में देख लीजिए जी, शिवराज ने 74 सभाएं की हैं, कमलनाथ जी 37-38 कर पाए। बी.डी. शर्मा की टीम देख लीजिए, सुहास भगत की टीम देख लीजिए, उनके सारे संगठन मंत्री देख लीजिए, सब 50 से 60 के बीच के हैं। तो कहीं ना कहीं आपको जिस तरह की फौज से लड़ना है, आपको वैसी फौज तो तैयार करनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं जिस तरह के हथियार दूसरे के पास हैं, वैसे हथियार आपको तैयार करने ही पड़ेंगे, युद्ध की शैली है। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस के पास मिसाइल है, तो मिसाइल आपको भी तैयार करने पड़ेंगे। अब्बास जी, हमने जनता के हित के लिए अग्निहोत्री जी की भी टिप्पणी दे रहे, फिर उत्तर आप ही को देना है। अग्निहोत्री जी, क्या वाकई में कांग्रेस मैंने अगर नेता प्रतिपक्ष भी बने रहे, पीसीसी चीफ भी बने रहे, तो ऐसे में कांग्रेस, रमेश जी बोल रहे हैं कि ओवरहालिंग की जरूरत है। जब कोई बहुत बड़े ऐसा परिणाम आए जो आपको व्यथित कर जाए, आपके फ्यूचर पे प्रश्न चिन्ह लगा दे, तो इस तरह की उपयोग होते हैं। क्या कांग्रेस में भी उपयोग होना चाहिए? देखिए, जब सरकार थी 15 महीने तक, तब मुख्यमंत्री भी और पीसीसी चीफ भी दोनों पद उनके पास थे। उस अनुभव को देखते हुए कि उसकी वजह से पार्टी संगठन को कितना नुकसान, लेकिन 4 मंत्री के पद खाली थे, चेयरमैन के 52 पद खाली थे, किसी को नहीं बनाया, खुद ही रहे। सारे निगम मंडल त्रिपाठी खाली पड़े, वो भी खाली पड़े रहे।
जाते जाते कुछ आयोग बना गए जब उनको पता चल गया कि अब गिरने वाली है। वो भी बिल्कुल एकदम ऐसी स्थिति में, आपातकाल जैसी स्थिति में उन्होंने बनाए थे। लेकिन जो अनुभव उन्होंने 15 महीने में मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ रहते हुए पाया, और उसका जो फल जो उन्होंने देखा कि क्या हुआ उसका असर, तो अब कम से कम उनको ये समझ जाना चाहिए कि या तो वो पीसीसी चीफ रहे या नेता प्रतिपक्ष रहे, दोनों में से कोई एक पद वो ले। दूसरी बात जो समझ में आ रही, जो कि हम सोचते हैं कि वो अपना आत्मचिंतन करेंगे, कांग्रेस पार्टी सोचेगी कि आगे किस तरह करना है। मुझे नहीं लगता, हर हार के बाद ये कहा जरूर जाता है प्रवक्ताओं द्वारा कि हम आत्मचिंतन करेंगे, आत्ममंथन करेंगे, हम सोचेंगे कि हमारी पराजय क्यों हुई, लेकिन कभी उसके बाद ये बात बाहर निकलकर सार्वजनिक रूप से नहीं आई कि क्या आत्मचिंतन हुआ और क्या गलतियां रही जिसको ठीक करने के लिए कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ी हो। और तीसरी बात जो बहुत जरूरी है, वो ओवरहॉलिंग करने की जो बात आपने कही है, तो वो भी पार्टी के लिए बहुत जरूरी है। और युवा नेतृत्व को आगे लाने पर यदि विचार किया जाए, और जो द्वितीय पीढ़ी के जो नेता आए हैं, अब्बास जी, जीतू पटवारी और जो दूसरे प्रकार के यंग ब्रिगेड जो है, उनको यदि आगे ला करके और अच्छे पदों पर बैठा के उनको संघर्ष में डाला जाए, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी का मार्गदर्शक मंडल में डाल दो। नहीं, मार्गदर्शक पदाधिकारियों की बात कर रहा हूं मैं, कि पूरी ओवरहॉलिंग करके इन युवा नेतृत्व को जो है वो आगे लाने का प्रयास करना चाहिए। अब्बास जी, आपकी कुछ सीमाएं होंगी, लेकिन उस सीमाओं में रहते हुए हमारे इधर त्रिपाठी जी, देखिए हमारा संगठन अलग तरह से चलता है। हम अपने वरिष्ठों का आदर करते हुए साथ में लेके संघर्ष उनके साथ करते हैं, और हमारे यहाँ सबके साथ चला जाता है। बीजेपी के अंदर ठिकाने लगाने का काम होता है, वो अलग चीज है। और जो बात कही, ठिकाने आप क्या भी लगाए गए, जो बात ठिकाने लगाए गए थे, सीताराम केसरी ठिकाने लगाए गए। देखिए जो बात कमरे से वो हटा दिया गया। ऐसी परिस्थितियां कैसी थी वो सब हम जानते हैं, आपको भी मालूम है। यहाँ रमेश शर्मा जी बहुत अच्छे से जानते हैं, जो इंदिरा जी के बारे में वो सुना रहे थे। शायद भोपाल के 2 पत्रकार ही हैं जिन्होंने इंदिरा जी का सीधे सीधे साक्षात्कार लिया है, उसमें से रमेश शर्मा जी एक है। भगवान जी कृपा से बिल्कुल आमने सामने 1 to 1 मैंने इंदिरा जी, इसलिए हम इंदिरा जी के दौर के अंदर बहुत ज्यादा चले भी गए थे, और सन 77 की बात भी रमेश शर्मा जी का एक उसका पर्सनल तजुर्बा है, तो उसकी तरफ भी हम चले गए। लेकिन आज की बात है, आज जो है वो आज है, और आज की परिस्थितियां बहुत अलग हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी विचार करती है, हर पॉलिटिकल पार्टी जो उसके लिए सबसे अच्छा होता है उसको चुनती है। कमलनाथ जी नेता प्रतिपक्ष रहे, कमलनाथ जी प्रदेश अध्यक्ष रहे, कमलनाथ जी भावी मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री रहे, ये जनता को इससे कोई नुकसान नहीं पहुंचने वाला। अब एक दूसरी बात यह है, आने वाले समय में आने वाले समय में कमलनाथ जी की मंशा जो रहेगी, आलाकमान के साथ जो उनका कंसेंट होगा उसके हिसाब से आगे चलेंगे। लेकिन जो बात कही जा रही है बार बार कि हमने कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी की वजह से या दूसरे वरिष्ठ नेताओं की वजह से किसी चीज का सामना किया, ये परिस्थितियां मध्य प्रदेश ने कभी देखी नहीं थी। लोकतंत्र के अंदर ऐसा कभी हुआ नहीं था कि 22 विधायक जो है मंत्रियों के साथ एक गुट के, जिसको कहा जाता था कि साहब ये सिंधिया समर्थक हैं, जो अब भाजपा में जाके गुटबाजी शुरू कर चुके हैं, वो बेंगलोर चले जाते हैं। बीजेपी के विधायक में हुआ था, बीजेपी के, देखिए वहां तो सदन में हो गया था, सदन में हो गया था, और वो भी भारतीय जनता पार्टी, वो उसी परिवार से फिर से हुआ है। तो ये तो हम उसके ऊपर अगर चर्चा करेंगे तो एक अलग विषय पर चले जाएंगे। लेकिन तब एंटी डिफेक्शन लॉज नहीं थे, तब दल बदल कानून लागू नहीं हुए थे, और ये दल बदल भी नहीं हुआ। यहाँ तो सीधे सीधे इस्तीफा देके, और भूपेन्द्र सिंह जी इस्तीफा लेकर आते हैं, उनका बीजेपी के 2 वरिष्ठ विधायक वहां मौजूद बैठे होते हैं जो बिल्कुल उनकी निगरानी कर रहे होते हैं। इन परिस्थितियों के अंदर जिस तरह से सरकार बचाने की कोशिशें की गई, ताकि जो योजना जनता के हित की शुरू की है, वो एक बहुत ही अच्छा काम था। लेकिन ऐसे हालात कभी कहीं न देखने को मिले थे, और मैं कामना करता हूं कि आगे सत्ता की लोकता के लिए देखने को मिले भी नहीं। आगे आने वाला समय बताएगा कि किसका क्या फॉर्मूला है, क्या सही है। लेकिन क्या आप जरूरत महसूस करते हैं कि पार्टी में जो है बदलाव होना चाहिए? वो कहां से, वो तो हर थोड़े थोड़े वक्त के अंदर हर पॉलिटिकल पार्टी के संगठन में बदलाव होते हैं। अब अगर हमने कुछ चीज खोई है, हमारी सरकार हमारे हाथ से गई, कहीं पर उसका विश्लेषण होता है, आत्मचिंतन होता है, जो होगा परिवर्तन सामने दिखेंगे उसके। चलिए, समय भी हमारा समाप्त हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद अग्निहोत्री जी आपका, अब्बास जी आपका, रमेश जी आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक। तो कहते हैं जब वक्त बुरा चल रहा होता है तो सब कुछ बुरा ही बुरा होता है। शायद कांग्रेस के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। पहले एक साथ कांग्रेस के 22 विधायकों ने उनका साथ छोड़कर कमलनाथ सरकार गिरवा दी, वहीं इसके बाद भी पंजे के विधायक टूटने का सिलसिला नहीं थमा और संख्या 25 तक जा पहुंची।
इस बीच एक कांग्रेसी विधायक का निधन भी हो गया। ऐसे में 28 सीटों पर जब उपचुनाव हुआ और उसके परिणाम आए, तब भी कांग्रेस को जोरदार का झटका लगा, क्योंकि 28 में से सिर्फ 9 सीटें ही उसके खाते में थी। अब ऐसे में कांग्रेस मिशन 2023 की ओर कैसे बढ़ेगी? क्या कमलनाथ मध्य प्रदेश में रहकर पार्टी को आगे लेकर जाने का काम करेंगे? उनका फोकस बेटे नकुलनाथ को पार्टी की राजनीति में पूरी तरह से स्थापित करने पर होगा, ये देखना अहम होगा। इसी के साथ जनता पार्टी का विस्तार है। फिर हाजिर होंगे नए मुद्दे, नए सवालों के साथ। नमस्कार।